ओके, तो देखो हम लोगों ने एंजाइम डिस्कस करना शुरू किया था। तो अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन आप अगर देखोगे तो दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जैसे ऑर्गेनिक वाला हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन में भी कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस किसमें होती है, पहले डाइसेक्राइड में यानी माल्टोज में ब्रेक होता है, फिर वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर कुछ इनऑर्गेनिक भी रिएक्शन होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उससे बेरियम सल्फेट और वाटर बनता है, तो दैट इज इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और तो ये हो गए दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बात कर रही है कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो दो चेंज उनमें होता है, दो तरह के चेंजेस उनमें होते हैं। एक चेंज हो सकता है फिजिकल चेंज और दूसरा हो सकता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को एक फिजिकल प्रोसेस बोला है उन्होंने। जैसे सपोज करो कि आइस मेल्ट करके क्या बनाता है, वाटर, तो एक तरह का क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ। इसमें बस शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है इसमें। तो क्या हुआ, शेप चेंज हो गया, या वाटर से वाटर वेपर बन गया, तो वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर फॉर्म में। तो ये भी एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है। तो जब सिर्फ शेप चेंज हो, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो, और आप कह सकते हो या स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो, ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो इसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। और जब केमिकल चेंज होगा तो प्रॉपर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड्स बनेंगे भी। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो या बॉन्ड फॉर्मेशन हो किसी भी कंपाउंड में, तो उसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। तो इस तरह का सारा कुछ दिया हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, केमिकल कंपाउंड्स undergo two types of changes. Two types of changes. First is physical change. Second is केमिकल चेंज। इसी फिजिकल चेंज को फिजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस फिजिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस, और केमिकल चेंज को केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या हुआ, व्हेन change in shape, or state of matter, when change in shape or state of matter without bond breaking or without breaking of bond, without breaking of bonds is called as physical change. Clear? Physical change आप इसके नीचे ही लिखना, मैं ऊपर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, या चलो उधर साइड में लिखेंगे। तो when change in shape और state of matter, मतलब state of matter यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किसी भी तरह का चेंज, या उनके शेप में चेंज होना या स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना, दैट इज without breaking of bond is called as physical change.
क्लियर। और फॉर एग्जाम्पल यहीं पे इसके बाद आप नोट करना इससे नीचे, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे आइस ये कन्वर्ट हुआ, मेल्ट हुआ और ये बन गया वाटर, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आइस मेल्ट होके वाटर बना लिया। यहाँ पे देखो शेप भी चेंज हो रहा है, या दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वाटर चेंज हो गया इसमें वेपर में, तो इसको जब हमने वाटर को हीट किया तो ये चेंज हो गया वेपर में। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मीन्स लिक्विड यहाँ पे चेंज हो गया वेपर फॉर्म में, यानी गैस के फॉर्म में। तो लिक्विड टू गैस, यहाँ भी आप बोल सकते हो शेप या स्टेट ऑफ मैटर यहाँ भी है। तो इस तरह से अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में when breaking and formation, when breaking and formation of bonds, when breaking and formation of bonds take place, जब बॉन्ड का बनना हो, कुछ बॉन्ड बने, कुछ ब्रेक हो, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। तो when breaking and formation of bond take place, then it is chemical process or chemical change. For example आप देखो यहाँ पे इधर लिखते हैं इसके, सपोज करो जैसे ये रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी का ही रिएक्शन में ले रहा हूँ। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो प्रोडक्ट बना हमारा बेरियम सल्फेट प्लस 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड बना होगा और कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तभी दूसरे तरह का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अलग तरह का कुछ हो रहा है, मतलब फिजिकल चेंज से बिल्कुल अलग है, यानी यहाँ पे कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ ब्रेक हो रहे हैं, उसी कारण आपको कुछ नया तरह का प्रोडक्ट दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज। तो इसको बोला हमने केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस, और ऑब्वियसली ये एग्जांपल हो गया इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जो केमिकल रिएक्शन है, अब जो केमिकल रिएक्शन है वो दो तरह का हो सकता है। केमिकल रिएक्शन एक हो सकता है ऑर्गेनिक, दूसरा हो सकता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ये किसका हो गया, इनऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं डाइजेशन में, जैसे एनसीईआरटी बोल रही है कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जैसे स्टार्च को हमने ब्रेक कराया था ना डाइसेक्राइड में, स्टार्च किसके प्रेजेंस में, सलाइवरी एमाइलेज या पैनक्रियाटिक एमाइलेज, कोई भी एंजाइम आप यूज कर सकते हो, उससे स्टार्च ब्रेक हो गया था कहाँ, इसमें डाइसेक्राइड में। और उस डाइसेक्राइड क्या था, माल्टोज, और फिर माल्टोज को के ऊपर हमने क्या लगा, कौन सा एंजाइम, वेरी गुड, माल्टेज, उससे वो ब्रेक हो गया था किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। तो ये एग्जांपल हो गया ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी भी इन्हीं दो एग्जांपल्स को ले रही है, ऐसे बहुत सारे अब आपको पता चले गया ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत सारे हैं, जो जितना भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन हुआ या कोई भी स्ट्रेफिकेशन, सारे वो ऑर्गेनिक टाइप के ही केमिकल रिएक्शन है।
जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सारे इनऑर्गेनिक होगा। तो ये तो हमने इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी ने इन्हीं दो एग्जांपल्स को लिया हुआ है। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या जितना भी हमने डाइजेशन में पढ़ा था या बायोमोलिक्यूल में स्ट्रिफिकेशन हमने पढ़ा, ईस्टर बनाया था या न्यूक्लिक एसिड बन रहा था, सब जो रिएक्शन है वो ऑर्गेनिक टाइप के हैं। अब इनऑर्गेनिक में यही एग्जांपल है इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, यानी स्टार्च फाइनली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, तो फाइनली ग्लूकोज बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो इनऑर्गेनिक आप काफी रिएक्शंस बोल सकते हो। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या? हाँ, कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में कुछ इनऑर्गेनिक भी रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या बना था, कार्बोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन भी हमारे बॉडी में चलता है, ठीक है ना, तो वो भी एक तरह का इनऑर्गेनिक ही है। तो ज़्यादातर मेजोरिटी का बोलोगे ऑर्गेनिक ही, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी चलते रहती है। CO2 भी इनऑर्गेनिक है, वाटर भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, दोनों रिएक्ट करके H2CO3 बना रहे हैं। तो इस तरह से कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी चलते हैं हमारे पास। तो इस तरह का दो रिएक्शन। अब हम रेट भी पता कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का हो सकता है, वो फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो या केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, जितना प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। तो किसी टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हमें उस रिएक्शन की डायरेक्शन पता है कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, तो उस रेट को आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, वहाँ वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें नहीं डायरेक्शन पता है किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर जा रहा है, तब उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलना ही ज़्यादा सही है। वेलोसिटी तभी बोलना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जब रेट स्पेसिफिक हो, सॉरी डायरेक्शन स्पेसिफिक हो, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, देन आप रेट ऑफ रिएक्शन को भी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का है। अब तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction is कोई भी फिजिकल और केमिकल किसी भी तरह का रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज द amount of product the amount of product formed per unit time, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम का मतलब कि सेकेंड में कितना, मिनट में कितना या आवर में कितना, ठीक है, दैट इज द मीनिंग। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, या 1 दिन में, कुछ भी आप कर सकते हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट टाइम। तो एक पार्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट टाइम, सेकेंड, मिनट या आवर।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पी फॉर प्रोडक्ट, टी फॉर टाइम। तो डेल्टा टाइम के चेंज के साथ कितना प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो रेट इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी हम लिख सकते हैं। फिर इफ रेट ऑफ if direction of a reaction is specified, then if direction of a reaction is specified, then rate of reaction is called as velocity of reaction। इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं अगर आपको रेट पता हो, सॉरी डायरेक्शन पता हो। जब आपको डायरेक्शन पता हो तो उसी रेट को आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये टेम्परेचर पे हमेशा डिपेंड करता है, और एक रूल भी है इसके लिए कि अगर आप एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे क्या होगा, मतलब आपने अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। लेकिन ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में काम करता है, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस। तो 10 to 40 के बीच में ये रूल फॉलो होता है। जब भी आप रेट को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से कम कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये एप्लीकेबल है इन द टेम्परेचर रेंज 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये भी इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी ने दिया हुआ है इसको, तो ये भी हमें याद रखना है। इसको रब कर देगा। तो नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन depends on temperature। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise or increase, 10 degree Celsius rise or increase in temperature doubles the rate of reaction। And for every 10 degree Celsius decrease in temperature decreases the rate of reaction to its half, या reaction to half। This rule
is applicable. This rule is applicable for a temperature range. For a temperature range, and that range is 10 degree Celsius to 40 डिग्री सेल्सियस। यानी मान लो कि आपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उससे 30 डिग्री किया तो रेट अब डबल हो जाएगा। और अगर 30 से 20 कर दिया तो रेट जो है अब हाफ हो जाएगा, इस तरह से। बहुत लोग आगे, आप लोग आने वाले नहीं थे, क्या हुआ? झगड़ा करना पड़ा। अच्छा, कोरोना तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि जिनको इससे फायदा है वो इसको खत्म नहीं होगा। लग भी गए 75 लाख लोगों को। अगले महीने से 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी लगना शुरू हो जाएगा, मार्च से। क्या? हाँ हाँ, मतलब पहले डोज की कम से कम 28 दिन बाद ही आप दूसरा डोज दे सकते हैं। सर उससे तो 15 डॉक्टर को इन्फेक्शन भी हो गया। 15 ही नहीं, बहुत लोगों को होगा। जब 40-50 लाख को लगा था तभी मैंने डाटा पढ़ा था कि लगभग 887 लोगों को रिएक्शन है, लेकिन ये माइल्ड है, बहुत कम कह सकते हो आप। इतने लोगों में इतने को होना नॉर्मल है, यानी सक्सेस रेट सही है वैक्सीन का। हम लोग इंडियन ऐसे ही बहुत इम्यून थे, वैक्सीन नहीं भी लगता तो हम लोग ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि क्या होता है, जो भी पैंडेमिक होती है ना महामारी, उसका एक फेज होता है, वो एक पार्टिकुलर उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका इफेक्ट नहीं रह जाता। हाँ, प्लेग था या सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स आया था मिडिल ईस्ट, चाइना, एशिया में, चाइना वाइना में, उसका भी एक ये था। चाहे स्वाइन फ्लू हो या बर्ड फ्लू हो, अभी भी है वो। जब कुछ कभी सुनोगे अब वो शुरू हो गया है स्वाइन फ्लू, तो कभी बर्ड फ्लू, चिकन को मार रहे हैं लोग, चिकन का रेट कम हो गया, तो ये सब प्रोपेगेंडा होता है। अब जिसको मटन बेचना है तो उसने पैसे खिला दिए, बर्ड फ्लू आ जाता है, यानी चिकन अब नहीं बिकेगा। तो उसी टाइप का है ये सारा कुछ। तो एक साइकिल होता है पैंडेमिक का, उसके बाद वो रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, उतना इफेक्ट उनका नहीं रह जाता। लेकिन अब इतना था कि इसके कारण इतना रिसर्च हो गया था, अब इतना फंड गवर्नमेंट का खर्च हो गया था, पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज का खर्च हो चुका था, इस कारण से डरा के लोगों को वैक्सीन दिलवाया गया ज़बरदस्ती, ठीक है ना। इतना पैसा खर्च हो गया था कि अब वो बन चुका था, और अभी भी 18-20 वैक्सीन जो है इंडिया में ऑलरेडी बन रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, है ना। तो इतना है तो अब तो बिना लिए किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ज़बरदस्ती डरा के बंद करो कोचिंग कॉलेज या कुछ भी करके, जब सब खुलाई तो कोचिंग कॉलेज बंद करके क्या हो। लेकिन और हाँ, पेशेंट तो मतलब उनके रेट पे इंक्रीज ही हो रहे हैं ना। किसके? सर पेशेंट की रेट तो डबल हो रही। तो पेशेंट तो वही तो कह रहा हूँ, ये कभी कम ही नहीं होगा ना, वही तो मैं पहले सेंटेंस से बोल रहा हूँ कि कभी कम नहीं होगा।
क्योंकि जिसको फायदा है या जिसको ये करना है वो नहीं होने देंगे ना, उनको लॉस हो जाएगा। अगर आप सारा कुछ नॉर्मल कर दो और अब क्या है, पकड़ पकड़ के यहाँ पे टेस्ट करो तो हम लोग 50 लोग हैं ना, हो सकता है 20 का आ जाए पॉजिटिव। हाँ, टेस्ट तो क्या होता है डायग्नोसिस, उसमें तो हमेशा ह्यूमन एरर है। हाँ, अब खत्म कर दोगे तो वैक्सीन लेगा कौन? लोग ऐसे ही घूम रहे थे अमरावती में खुले एकदम, तो डराओ फिर लोगों को, तभी तो लेंगे लोग। ये क्लियर? तो इस तरह का देखो यहाँ तक अपने ये सारा देखना है हम लोग को। उसके बाद देखो अब फिर एनसीईआरटी बोल रही है कि ये तो बात हो गई केमिकल रिएक्शंस की, सारा फिजिकल ये वो रेट हो। फिर एनसीईआरटी बोले कि बहुत सारे 1000 ऑफ एंजाइम्स हैं और एवरी एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। ये नहीं कि CO2 और H2O कल हमने बनाया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, आज हम किसी और एंजाइम के प्रेजेंस में उसको इस रिएक्शन को करा दें, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एंजाइम और सबस्ट्रेट फिक्स होते हैं। पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पार्टिकुलर एंजाइम से ही जाकर बाइंड करेगा या पार्टिकुलर एंजाइम ही किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स है, मतलब ये नहीं कि एंजाइम्स हमेशा आप चेंज करा देंगे। तो ये बात एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। उसके बाद एनसीईआरटी लिखा है कि जब अभी जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा वो एक स्टेप में हो जा रहा था, या स्टार्च से आपने माल्टोज बनाया, माल्टोज से बना दिया ग्लूकोज, 2 स्टेप में रिएक्शन हो गया। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो मल्टी स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेप में होते हैं, और वो बताया कि रेस्पिरेशन टॉपिक में चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ोगे, जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा है पायरुविक एसिड में, और तब उस मल्टी स्टेप प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। मतलब सिंगल स्टेप या डबल स्टेप में हो रहा है तो रिएक्शन है, लेकिन जब रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, काफ़ी सारे स्टेप में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है 10 स्टेप में, मतलब ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ऐसे बहुत लंबा रिएक्शन होगा और तब फाइनली पायरुविक एसिड बनता है। तो ये 10 स्टेप है, तो इसको अब रिएक्शन नहीं बोलते हम, इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोल दिया जाता है इन सारे प्रोसेस को। मतलब जब रिएक्शन एक स्टेप में या 2 स्टेप में हो रहा है तो उसको रिएक्शन बोला हमने, जब मल्टी स्टेप में होगा तो उसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे। और ग्लाइकोलिसिस इज एग्जांपल ऑफ ए मेटाबॉलिक पाथवे। उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड में, 10 स्टेप में होता है, और सारे स्टेप पे एंजाइम डिफरेंट एंजाइम्स उसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सारा कुछ लिखा मिल जाएगा। फिर बताया है एनसीईआरटी ने कि अगर आप कंडीशन चेंज कर देंगे तो सेम पाथवे में डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्केलेटल मसल की आप बात करो तो स्केलेटल मसल में अगर आप एरोबिक कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पायरुविक एसिड में। अगर आप एनएरोबिक कंडीशन कर देंगे, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इसमें लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड में। और फिर बोला है कि ईस्ट में जो ईस्ट होते हैं, जो फंजाई एक तरह के, तो उन ईस्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में सेम पाथवे इन्वॉल्व होती है, और वहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, जो कि एक अल्कोहल है। तो इस तरह से अगर कंडीशन आप चेंज करेंगे तो एंड प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ वहाँ पे एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ में मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। तो सारा कुछ लिखा हुआ है, तो वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद आएंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इन सबको रब कर दें। तो 1000 ऑफ एंजाइम्स हैं और सारे स्पेसिफिक हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। तो
enzymes are specific. Specific to their substrate. तो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के, मतलब पार्टिकुलर इंजाइम से पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर बाइंड करेगा। ये नहीं है कि एक इंजाइम कई सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करा दे किसी प्रोडक्ट में। तो हमेशा इंजाइम से एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर बाइंड करेगा और हमेशा वही आकर बाइंड करेगा, कोई दूसरा सबस्ट्रेट नहीं। तो इंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट, इन ए मल्टी स्टेप in a multi-step chemical reaction या in multi-step chemical reactions each step is catalyzed by same enzyme complex, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो in multi-step chemical reactions, each step is catalyzed by same enzyme complex or different enzymes and this multi-step chemical reaction is called as metabolic pathway. क्लियर? एक मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस, जो डिटेल में आप पढ़ोगे रिस्पायरेशन टॉपिक में चैप्टर नंबर 14 में। ये भी एनसीईआरटी बोल रही है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज 10 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे। और each step जो है, each step is catalyzed by different enzyme यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? ये याद रखना है। और क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली